क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन रूस से निकलने वाली ट्रेन सीधे भारत की सीमा तक पहुंचने लगे, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी ट्रेन होगी। यात्री ट्रेन, मालगाड़ी या फिर कोई ऐसी ट्रेन जिसमें कोयला, तेल और गैस जैसी चीजें लादी जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस वाकई भारत तक रेलवे कनेक्टिविटी बनाने की तैयारी कर रहा है? अगर सामने आ रही रिपोर्ट और रूसी अधिकारियों के बयानों को देखें तो मामला बिल्कुल साफ है, क्योंकि रूस अब हिंद महासागर के भरोसे नहीं बैठ रहा है। वह एक रेल मार्ग बनाने की तैयारी में है और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और अगर भविष्य में यह योजना जमीन पर उतरती है तो इसका असर सिर्फ भारत रूस व्यापार पर नहीं पड़ेगा, बल्कि मध्य एशिया पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भारत और रूस के बीच तेल का व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिम देशों ने रूस पर तेल के लिए बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी वजह से रूस भारत के साथ अपना तेल का व्यापार करना चाहता है। लेकिन आए दिन रूस का जो बड़ा जहाज है भारत का तेल नहीं ला पाता है, क्योंकि समुद्री मार्ग इतना आसान नहीं होता है। कई बार जब आपसी तालमेल नहीं होता है तो समुद्री मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाता है और ऐसे में भारत और रूस का जो तेल व्यापार है वो बिल्कुल रुक सा जाता है। और इसीलिए रूस ने भारत और रूस के बीच रेल मार्ग बना रहा है, रेल कॉरिडोर बना रहा है, ताकि भारत और रूस का जो रेल मार्ग है वो बाधित ना हो और ये जो तेल का व्यापार हो वो लगातार बढ़ता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरे वीडियो को देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो आइए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन रूस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुश्किल हुआ और उसकी ऊर्जा बिक्री पर भी दबाव बढ़ा। लेकिन इसी दौरान भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल खरीदने जारी रखा। भारत के लिए यह एक बड़ा आर्थिक फायदा भी था, क्योंकि रूसी तेल कई परिस्थितियों में आकर्षक कीमत पर उपलब्ध हुआ और भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यानी एक तरफ रूस को अपना तेल बेचने के लिए बाजार चाहिए था और दूसरी तरफ भारत को लगातार ऊर्जा की जरूरत थी। दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन तेल का सबसे बड़ा रास्ता आज समुद्री है। रूस से भारत तक तेल लाने के लिए विशाल तेल टैंकरों का इस्तेमाल होता है। अब यहीं से रेलवे वाला विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समुद्री रास्ते हमेशा जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं होते। किसी इलाके में युद्ध हो जाए, समुद्री मार्ग बाधित हो जाता है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण जल मार्ग पर संकट पैदा हो जाए या शिपिंग की लागत अचानक बढ़ जाए तो ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। ऐसे में किसी देश के पास जितना ज्यादा वैकल्पिक रास्ते होंगे उसकी ऊर्जा सुरक्षा उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। और यही वजह है कि रूस से भारत तक संभावित जमीनी कनेक्टिविटी को केवल रेलवे परियोजना के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एक बड़े रणनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। अब सवाल है, अगर रूस भारत तक अपनी जमीनी रास्ते पहुंच बनाना चाहता है तो रास्ता आएगा कहां से? यहीं पर नक्शा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस से भारत तक सीधे आने के रास्ते में मध्य एशिया के देश आते हैं। एक संभावित कॉरिडोर मध्य एशिया से होकर अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान की दिशा में जाता है। यानी यह कोई सीधी पटरी नहीं होगी जो रूस निकालकर कुछ ही घंटों में भारत पहुंचाए। यह हजारों किलोमीटर लंबा और कई देशों से जुड़ा हुआ एक जटिल नेटवर्क होगा। इसमें तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशिया देश की भूमिका भी हो सकती है। इसके बाद अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान का क्षेत्र आता है और यही है
पूरे मामले की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण हैं और ऐसे में भारत और रूस के बीच ऐसा रेल कॉरिडोर बनाना जो पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचे बेहद जटिल मामला होगा। यही कारण है कि इस योजना को लेकर के केवल रेलवे की बात करना पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे कूटनीति, सुरक्षा, क्षेत्रीय राजनीति और भविष्य के व्यापारिक हित भी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इस संभावित रेल नेटवर्क का इस्तेमाल केवल यात्रियों के लिए होगा? संभव है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल माल ढुलाई में हो, क्योंकि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादन, गैस से जुड़े संसाधन, मशीनरी, खनिज, खाद्य सामग्री और दूसरे औद्योगिक सामान को लंबी दूरी तक पहुंचने के लिए रेलवे बेहद महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूस से भारत तक हर चीज केवल ट्रेन से ही आएगी। असल दुनिया में बड़े व्यापारिक नेटवर्क कई माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जहां समुद्री रास्ता सस्ता और सुविधाजनक होगा वह जहाज चलेंगे, जहां जमीनी का रास्ता ज्यादा उपयोगी होगा वहां रेल और सड़क का इस्तेमाल हो सकता है। यानी भविष्य में भारत के पास समुद्री और जमीनी दोनों विकल्प हो सकते हैं और यही इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फायदा होगा। मान लीजिए किसी समय किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर संकट पैदा हो जाता है। अगर उस समय भारत के पास वैकल्पिक जमीनी आपूर्ति मार्ग मौजूद है तो वह पूरी तरह एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहेगा। इसे ही ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है। अब बात आती है भारत और रूस के बढ़ते व्यापार की। दोनों देश आने वाले वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को बड़े स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल इसका बड़ा हिस्सा है, लेकिन भविष्य का व्यापार केवल तेल तक सीमित नहीं रहना जरूरी है। ऊर्जा के अलावा मशीनरी, रक्षा क्षेत्र, कृषि उत्पादन, उर्वरक तकनीकी और कई दूसरे सामान भी इस रिश्ते का हिस्सा बन सकते हैं। यानी अगर कभी रूस और भारत के बीच मजबूत जमीनी आधारित व्यापारिक कॉरिडोर बनता है तो उसका इस्तेमाल केवल तेल लाने के लिए नहीं बल्कि दोनों देशों के व्यापक व्यापार के लिए भी किया जा सकता है। अब यहाँ चीन का एंगल भी सामने आता है। मध्य एशिया में चीन पहले से ही बेहद सक्रिय है। चीन ने कई देशों के साथ सड़क, रेलवे, बंदरगाह और व्यापारिक परियोजनाओं के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया है। ऐसे में अगर रूस और भारत के बीच कोई मजबूत नया जमीनी व्यापारिक मार्ग बनता है तो इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। भारत के लिए यह एक इसीलिए महत्वपूर्ण क्योंकि लंबे समय से अपनी सप्लाई चेन को अलग अलग रास्तों से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और रूस के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम प्रतिबंध के बाद एशियाई बाजार उसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब आते हैं डॉलर वाले मुद्दे पर। भारत का रूस के साथ व्यापार पूरी तरह डॉलर पर निर्भर नहीं है। दोनों देश वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉलर अचानक खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में द्विपक्षीय व्यापार डॉलर के बजाय दूसरी भुगतान व्यवस्थाओं से होने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका को लेकर बहस जरूर तेज हो सकती है। इसीलिए इस पूरी कहानी को लेकर रेलवे पटरी की कहानी समझना गलती होगी। यह असल में 3 चीजों की कहानी है: ऊर्जा सुरक्षा, वैकल्पिक व्यापार मार्ग और बदलती वैश्विक रणनीति। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है पाकिस्तान का, क्योंकि ये जो रास्ता है वो पीओके से होकर के भारत तक आएगा और कई लोग इस संभावित रेल मार्ग को भारत के पीओके वाले मुद्दे से जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन यह एक बात और समझना होगा
किसी रेलवे परियोजना का प्रस्ताव अपने आप में यह एक प्रमाण नहीं है। भारत पीओके लेने जा रहा है। पीओके भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद संवेदनशील और विवादित क्षेत्र है। इसीलिए भविष्य में किसी भी सीमा परियोजना की भविष्यवाणी केवल रेलवे परियोजनाओं के आधार पर करना सही नहीं होगा। हाँ, अगर किसी भी क्षेत्रीय परिस्थितियां बदलती हैं और भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े भूगोल में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो जमीन से जुड़ी ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का महत्व जरूर बदल सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमें दावे और वास्तविक के बीच अंतर समझना होगा। रूस का भारत तक जमीनी संपर्क बढ़ाने का विचार अपने आप में बड़ा है, लेकिन हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन बनाना कोई छोटी परियोजना नहीं होती है। इसके लिए अरबों डॉलर का निवेश, कई देशों की सहमति, सुरक्षा व्यवस्था, सीमा समझौता, भूमि अधिग्रहण, तकनीकी मानक और लंबे समय की राजनीतिक स्थिरता चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों से जुड़ी सुरक्षा और राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती हैं। इसीलिए यह कहना कि कल से रूस की ट्रेन भारत आने लगेगी बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन यह कहना जरूर उचित है कि अगर ऐसा कोई कॉरिडोर वास्तव में विकसित होता है तो उसका रणनीतिक महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब एक बार पूरे नक्शे को दिमाग में रखिए। रूस, और फिर उसके बाद आता है मध्य एशिया, और फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान, और फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान की दिशा, और उसके बाद भारत आता है। अगर इस पूरे क्षेत्र में स्थिर और सुरक्षित रेल नेटवर्क बन जाता है तो रूस के पास हिंद महासागर क्षेत्र तक पहुंच का एक नया विकल्प होगा। भारत के पास रूस और मध्य एशिया तक जमीन के रास्ते पहुंचने का नया विकल्प होगा, और दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए समुद्र के अलावा एक अतिरिक्त रास्ता तैयार हो सकता है। यानी फायदा सिर्फ ट्रेन को नहीं होगा, फायदा पूरे व्यापारिक नेटवर्क को हो सकता है। और यही वजह है कि दुनिया में अब केवल बंदरगाहों की लड़ाई नहीं है। रेलवे कॉरिडोर, सड़कें, पाइपलाइन, बंदरगाह और भुगतान प्रणालियां भी, ये सभी भविष्य की रणनीतिक ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। जिस देश के पास ज्यादा रास्ते होंगे, जिस देश के पास ज्यादा कॉरिडोर होगा, उसके पास संकट के समय ज्यादा विकल्प होंगे। भारत भी अपनी ऊर्जा और सप्लाई चेन को इसी तरह ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, और भारत के लिए रूस ऊर्जा और कई दूसरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदार है। इसीलिए दोनों देशों के बीच अगर भविष्य में कोई मजबूत जमीनी कॉरिडोर विकसित होता है तो यह केवल रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, यह भारत रूस संबंधों का एक नया अध्याय बन सकता है। लेकिन फिलहाल हमें इसे एक संभावित रणनीतिक योजना और प्रस्ताव के रूप में ही देखना चाहिए, न कि ऐसी परियोजना के रूप में जिसकी पटरी बनकर के तैयार हो चुकी है। हाँ, ये भविष्य में जरूर बनेगी क्योंकि इसका प्रस्ताव शुरू हो चुका है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि कितना आसान है यह कॉरिडोर बनाना, असली सवाल है क्या रूस, भारत और रास्ते में आने वाले सभी देश इसे जमीन पर लागू करने के लिए तैयार होंगे। अगर इसका जवाब आने वाले वर्षों में हाँ होता है तो मध्य एशिया से लेकर हिंद महासागर तक व्यापार का पूरा नक्शा बदल सकता है, और तब भारत के पास रूस से व्यापार के लिए सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक अतिरिक्त जमीनी विकल्प भी होगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू भी है। तो अब सवाल आपसे है, क्या भारत और रूस को ऐसा वैकल्पिक रेल कॉरिडोर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी? और क्या आने वाले समय में भारत समुद्र, रेल और दूसरे वैकल्पिक रास्तों के जरिए अपनी सप्लाई चेन को इतना मजबूत कर सकता है कि किसी एक समुद्री मार्ग पर निर्भर कम हो जाए?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों और रणनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए आजाद मंच के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो से दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।